इस समय भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में इस समय हम हैं कहाँ, पार्ट 5 के चैप्टर 1 में, यानी कहाँ राष्ट्रपति। जब पार्ट 5 में संघ है और हम संघ की कार्यपालिका का अध्ययन शुरू किए हुए हैं। संघ की कार्यपालिका में हम किसे देखने वाले हैं? राष्ट्रपति को देखेंगे, उपराष्ट्रपति देखेंगे, महान्यायवादी देखेंगे, ये जो आपके इसी में मंत्रिपरिषद को देखा जाएगा, इसी में हम पीएम को भी देखेंगे, है ना, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री दोनों को देख लिया जाएगा। और इसमें जो राष्ट्रपति है उसकी जो शक्तियां हैं, राष्ट्रपति होता है, कैसे चुना जाता है, उसकी क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं, उसकी भूमिका क्या है, उसकी इस देश संविधान में महत्ता क्या है, इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कहाँ ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति होना चाहिए या राष्ट्रपति होगा। ये बात कही गई है कहाँ पर? भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल में? आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक राष्ट्रपति होगा, दो नहीं होंगे एक साथ। आप इस भ्रम में मत जाइएगा। यानी क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें कुछ और बातें नहीं हैं। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो कहिएगा 52 में है। भारत का राष्ट्रपति होगा ऐसा प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 52 में किया गया है। ये आपको एकदम रटा होना चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 53 है। आर्टिकल 53 में क्या कहा जाता है कि संघ की समस्त कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। और वह इन शक्तियों का जब प्रयोग करेगा ना, तो अपने अधीनस्थों के माध्यम से ही करेगा। कैसे करेगा? अपने अधीनस्थों के माध्यम से ही करेगा। आपको हमें बता दें, अधीनस्थ का सीधा मतलब है कि मंत्रिपरिषद की बात हो रही है ना, क्योंकि हाथ पैर राष्ट्रपति के कौन हैं? मंत्रिपरिषद ही है। समझे? नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा जरूर। ये जो 53 आर्टिकल 53 सब क्लास 1 है, उसमें यह बात कही गई है कि संघ की समस्त कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अर्थात मंत्रिपरिषद ही क्या है? अधीनस्थ कर्मचारी वही उनकी है। अब आप देखेंगे क्या आर्टिकल 53 का सब क्लास 2, जहाँ क्या कहा गया कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। यानी तीनों सेनाएं किसके अधीन होंगी? तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होंगे किसके अधीन होंगे? राष्ट्रपति के। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, तो इसका मतलब ये हुआ कभी भी इस देश में सेना जबरदस्ती शासन नहीं शुरू कर सकती है। जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश में देखा जाता है, ऐसा भारत में कभी नहीं होगा कि सेना भारतीय लोकतंत्र पे कब्जा कर ले। ऐसा नहीं होगा। इसे नहीं होगा क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति के बिना सेना कुछ नहीं। जो कि सेनापति कौन है? कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट है इंडियन आर्मी का। समझ गए आप? तीनों का। ठीक। तो एक बात और वहाँ लिखा गया कि तीनों सेना का क्या? तीनों सेना का सर्वोच्च समादेशक है। समादेश किसमें? राष्ट्रपति में है। जो आदेश दे दिया वही डन है। अगर अचानक देश में कोई घटना घटने वाली है तो राष्ट्रपति राउंड टेबल बैठाता है, तीनों सेना अध्यक्षों को बुला लेता है। जब इस देश में नोटबंदी जैसी समस्या, नोटबंदी होने वाली थी, उसके पहले ही क्या है, राष्ट्रपति ने किसकी बैठक बुलाई थी? तीनों सेना अध्यक्षों को बुला लिया था। बैठक बुलाया और चर्चा कर लिया था कि आपको आने वाली स्थिति का सामना करने तैयार होना चाहिए। लेकिन ये नहीं बताया गया था क्या होने जा रहा देश के अंदर। वो तो नोटबंदी मोदी जी ने अचानक रात के 8 बजे घोषणा कर दिया कि नोट भाई ऐसे ऐसे है। 12 बजे के बाद ये जो 500 की नोट है, 2000 की नोट है, 1000 की नोट जो भी हैं, लीगल टेंडर नहीं रहेंगी, एक विधिक मुद्दा नहीं रहेंगी। उन्होंने घोषणा कर दिया। तो देश में कोई समस्या हो सकती थी ना, कोई जैसे वित्त का मामला था, वित्तीय मामला था, जो का ब्लैक मनी था वो इधर उधर उसको आना जाना था, है ना, पारगमन होना था। तो ये सब की वजह से पहले से तैयारी हो गई थी। जब तीनों सेनाओं का सेना अध्यक्षों का राष्ट्रपति के साथ बैठक हो रही हो तो समझ जाइए कि देश में कुछ और होने वाला है। ये हमेशा जानिएगा। जब भी बैठक होती, कभी आप न्यूज में देखिए कि राष्ट्रपति के साथ तीनों सेना अध्यक्षों का चाय पार्टी या टी पार्टी हो रही है, तो आप समझिएगा टी पार्टी ऐसे नहीं है, कुछ विशेष उद्देश्य से बैठक चल रही है। तो इसीलिए कभी सेना दिल्ली के तख्त पर कब्जा नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारा राष्ट्रपति क्या है?
तीनों सेनाओं का सर्वोच्च समादेशक है, यानी क्या है, सेनापति है। सारी शक्तियां उसी में निहित हैं, उन शक्तियों का प्रयोग वो करता है लेकिन विधि के अधीन करता है। ऐसा नहीं, इसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा, ऐसा नहीं अपने मन से कोई विवेकाधिकार है। राष्ट्रपति भी किसके अकॉर्डिंग चलता है, संविधान के, और संविधान के प्रावधानों का अगर राष्ट्रपति ने अतिक्रमण कर दिया तो आगे मैं आपको बताऊंगा उसका क्या होगा, है ना। राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर दे तो क्या परिणाम होगा, आगे चर्चा होगी जब आर्टिकल 60 बनाएगा तब, है ना। राष्ट्रपति होगा कहाँ होगा, 52 में। उसके पास क्या शक्तियां होंगी, कहाँ है, 53 में है। लेकिन एक बात उठती है कि राष्ट्रपति को चुनेगा कौन, यानी राष्ट्रपति को चुनने वाले कौन लोग हैं, तो आपको क्या जानना होगा। आर्टिकल 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है, राष्ट्रपति होगा, उसको उसकी उसमें क्या कौन शक्तियां निहित होंगी वही बता दिया 53 ने। अब ये जानना है कि राष्ट्रपति अगर मान लो कोई बनना चाह रहा है तो उसे ये जानना चाहिए उसे उसको वोट कौन देगा या कैसे वो चुना जाएगा, तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 54 है। 54 है इस जिसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल का प्रावधान है। कहाँ है, आर्टिकल 54 में। इसमें यह कहा गया है कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा है और राज्यसभा है, तो ये क्या है, ये संसद के कौन है, दोनों सदन है, ध्यान रखिएगा। कहा संसद के दोनों सदन होंगे, यानी लोकसभा राज्यसभा। और फिर क्या कहा जाता है कि भारत की सभी राज्य विधानसभाएं होंगी, भारत की सभी राज्य विधानसभाओं के कौन शामिल होंगे, सदस्य। तो एक बात समझिएगा, ये तो कहा गया ठीक है, ये सामान्य राज्य की बात कर दिया गया, लेकिन संविधान में 17वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कहा अनुच्छेद 54 में एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया जिसे क्या कहा जाता है, स्पष्टीकरण। एक स्पष्टीकरण जोड़ करके ऐड करके 17वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया। और आप ये भी जानिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में चाहे लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा हो, चाहे राज्य विधानसभाओं के सदस्य हों, और चाहे दिल्ली पुडुचेरी जो संघ शासित राज्य हैं इनके विधानसभाओं के सदस्य हैं, ये सभी लोग क्या होंगे, निर्वाचित होना चाहिए, मनोनीत इसमें शामिल नहीं होंगे। निर्वाचित सदस्य की बात की गई, ध्यान रखिएगा, मनोनीत सदस्य नहीं। आपको ये भी जानकारी दे दें हम कि लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियन निर्वाचित होते थे, लेकिन अब नहीं होते हैं, संशोधन कर दिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अनुच्छेद 81 के तहत क्या करता है, नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है, तो 12 सदस्य अभी भी नॉमिनेट होते हैं। राज्य की विधानसभाओं में पहले राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को क्या करता था, नॉमिनेट करता था, अब वो भी समाप्त हो गया है ना। अब नॉमिनेट कहाँ होते हैं मेंबर, केवल राज्यसभा में। इसीलिए बात समझिएगा कि अब इस समय लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होते, लोकसभा और विधानसभाओं के सभी सदस्य शामिल होते हैं किसके निर्वाचन में, राष्ट्रपति के। क्योंकि अब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में नॉमिनेट मेंबर हैं ही नहीं, ठीक। और जो आपका राज्यसभा है यहाँ नॉमिनेटेड मेंबर हैं, तो 12 वो नहीं शामिल होंगे, बाकी शामिल होंगे। चूंकि 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। यानी संसद के दोनों सदन, राज्य विधानसभा, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की अनुमति होती है, उसके निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। हाँ, एक बात और समझिएगा, आपके मन में अगर चल रहा हो कि सर यूपी में तो विधान परिषद भी है ना, मान लो यूपी में क्या है, विधान परिषद है। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो विधान परिषद के सदस्य क्या इसमें शामिल होंगे, नहीं। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है।
निर्वाचक मंडल का मतलब राष्ट्रपति को वोट देने वाले लोगों की बात चल रही है। कौन लोग राष्ट्रपति को चुनेंगे। एक खास बात और एक लोग हैं वो सवाल ये कर रहे हैं कि सर जम्मू कश्मीर को भी ले आइए, उनकी बुक में दिया गया है, शायद ऐड कर दिया गया, उनको जानकारी हो इसके बारे में। तो जम्मू कश्मीर, अगर मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर, चूंकि एक समझिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किसी को शामिल करना है तो वह जानते किसका विषय है, वह संघीय ढांचे का विषय है, यानी आधारभूत ढांचे का मामला है। और उसके लिए जानते क्या होना चाहिए, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत एक विशेष संशोधन करना होगा। यानी क्या, संसद को 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ेगा, 2/3 बहुमत के साथ ऐसा कोई विधेयक पास करना होगा, संशोधन करना पड़ेगा। कहाँ, 368 में। और भारत के आधे से अधिक राज्यों के द्वारा क्या होना चाहिए, अनुसमर्थन होना चाहिए। आधे से अधिक राज्यों का जब अनुसमर्थन होगा तब संशोधन पारित होगा और तब जम्मू कश्मीर को इस निर्वाचक मंडल का हिस्सा बनाया जाएगा। समझे आप इस बात को, ये मामला है। कोई सवाल नहीं। अब ये पता लग गया हमें, क्या पता लगा कि एक राष्ट्रपति होगा, उसमें शक्तियां फलाने होंगी, धमाके होंगी। ये पता लग गया कि उसको कौन चुनेगा 54 में। अब ये सोचना है कि राष्ट्रपति कौन होगा जिसको निर्वाचक मंडल चुनेगा। अब उसकी योग्यता पे चर्चा करनी है आपको। आर्टिकल के क्रम को थोड़ा सा आपको इधर उधर करना होगा। अब आपको सीधे किससे कहाँ जाना होगा, योग्यता पे जाना होगा कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी कि ये लोग उसे चुने। क्या कोई भी धरती पकड़ सिंह बन सकता है, क्या कोई भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, क्या यह संभव है, कोई लड़ सकता है, कोई भी। अच्छा, हाँ, राष्ट्रपति की अर्हताएं क्या हैं, कौन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है ना। निर्वाचक मंडल को आपने देख लिया कि मतदान कौन करे, कौन चुनेगा। तो ये भी जानना चाहिए कि राष्ट्रपति की अर्हता क्या होगी, उसकी योग्यता कहाँ है, क्या है योग्यता। तो क्या कहा जाता है, कहा तो भारत का नागरिक हो। यहाँ ये नहीं लिखा गया है कि वह भारत का जन्म से नागरिक हो, ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है। कोई भी जो भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है किसी भी तरीके से, और इसका मतलब यही हो कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, यही बात हुई ना। अगर यहाँ लिखा होता क्या कि जन्मतः नागरिक हो, यानी भारत राष्ट्रपति चुनाव वो लड़ेगा भारत का नागरिक हो, लेकिन वो जन्म से भारत का नागरिक हो, तो यानी कोई विदेशी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता नहीं, बन सकता। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि भारत का नागरिक हो, यानी कि कोई किसी भी तरीके से, चाहे रजिस्टर्ड हो, रजिस्ट्रेशन के थ्रू आया हो, चाहे नागरिकता जिस भी तरीके से प्राप्त किया हो, पंजीकरण से आया हो, चाहे अर्जित भूभाग से आ गया हो, है ना, चाहे देशीयकरण से आ गया हो, कि जैसे भी आया हो। दूसरी बात क्या कहा, 35 वर्ष की आयु पूरी करता हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35वां चल ना रहा हो, पूरी कर चुका हो। फिर तीसरी बात क्या कहता है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी पागल दिवालिया ना हो, मानसिक विक्षिप्त ना हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता कौन रखता हो, राष्ट्रपति का चुनाव जो लड़ना चाहता है। एक बात ध्यान रखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो यहाँ राष्ट्रपति बनने का 35 वर्ष है, वहाँ 25 ही वर्ष है। ये अंतर है, एक अंतर मात्र है, ये और कुछ नहीं। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता जो रखेगा, राष्ट्रपति चुनाव लड़ेगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो लड़ता है उसे राज्यसभा सदस्य की योग्यता रखनी पड़ती है, समझे हैं। लाभ का चौथी बात क्या है, लाभ का पद ना धारण करता हो, क्या ना हो, लाभ का पद धारण ना करता हो। अब कहेंगे ये लाभ का पद कौन सी बीमारी है सर। अच्छा, जब कहा जाता है कि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, तो इसका मतलब ये भी समझिएगा कि किसी न किसी संसदीय क्षेत्र में उसका नाम होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि नाम ना हो, किसी पार्लियामेंट में नाम ही आपका नहीं है और चले हैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने, कैसे हो पाएगा भाई। निर्वाचन नामावली में किसी भी पार्लियामेंट से आपका नाम ही नहीं है। आपका घर तो है फैजाबाद में, लेकिन आपका नाम ही, निर्वाचन नामावली में आपका नाम ही नहीं दर्ज है,
तो नहीं लड़ पाओगे। यानी किसी न किसी संसदीय क्षेत्र से आपका नाम होना चाहिए, मतदाता हो आप। कहने का मतलब ये है, अगर मतदाता नहीं है तो फिर नहीं योग्यता आप में। ध्यान, बहुत बारीक बातें हैं। अब एक सवाल उठा कि लाभ का पद क्या है। लाभ का पद धारण ना करता हो, लाभ के पद की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ही देता है और कोई देगा नहीं। अब देखिए, पहली बात क्या कि लाभ के पद में कौन नहीं आता है? राष्ट्रपति नहीं आता है, उपराष्ट्रपति नहीं आता है ना, राज्यपाल नहीं आता है, और संघ का मंत्री नहीं आता है। ये लोग लाभ के पद के अधीन नहीं, लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी राष्ट्रपति रहते हो दोबारा फिर लड़ना चाहते हो, लाभ का पद नहीं माना जाएगा। उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रीय चुनाव लड़ना चाहते हो तो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। आप राज्यपाल हैं और लाभ का पद धारण कर नहीं माना जाएगा। आप संघ के मंत्री हैं, यानी जैसे सेंट्रल मिनिस्टर कहीं हैं, मानिए कहाँ केंद्र की बात है, राज्य नहीं, तो उसे भी आपका क्या नहीं माना जाएगा, लाभ का पद नहीं माना जाएगा। लाभ के पद का परिभाषा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था, बिहारी लाल दोबराय बनाम रोशन लाल दोबराय। देखिए केस होगा आपकी बुक्स में। उस केस में जब आया मामला तो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाभ का पद धारण करने के लिए आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति सरकार के अधीन नौकरी करता हो। ये कहा। दूसरा क्या कहा कि व्यक्ति और सरकार के मध्य स्वामी और सेवक का संबंध हो। ये बात उसने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उसने एक बात बताई सुप्रीम कोर्ट ने कि किसे हम लाभ का पद मानेंगे। यानी लाभ के पद का मानदंड तय किया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। मैंने कहा एक केस है, क्या नाम है केस का? दोबराय बनाम दोबराय, बिहारी लाल दोबराय रोशन लाल दोबराय, है ना। इसी केस में, उस केस में लाभ के पद, किसे लाभ का पद माना जाएगा, कुछ मापदंड निर्धारित किया सुप्रीम कोर्ट ने बिहारी लाल दोबराय और रोशन लाल दोबराय के वाद में। सबसे पहले क्या कहा कि क्या सरकार ने उसकी नियुक्ति की है? अगर सरकार ने उसे नियुक्त किया है तो लाभ का पद है। यानी क्या कहा? सरकार द्वारा नियुक्त हो, बिहारी लाल बनाम रोशन लाल दोबराय। केस मैंने लिख दिया। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने लाभ के पद का मानदंड बताया। कहा क्या? कि सरकार द्वारा नियुक्त हो तब माना जाएगा। क्या सरकार के द्वारा वह पद मुक्त किया जा सकता है? सरकार द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। क्या सरकार उसे वेतन देती है? क्या सरकार उसे वेतन देती है? भाई लाभ का पद काहे मान लो, सरकार ने नियुक्त किया हो, सरकार उसे वेतन दे रही हो, क्या जो वह काम कर रहा हो सरकार के लिए कर रहा है? क्या वह सरकार के लिए कार्यों का निष्पादन कर रहा है? अगर ये सब है तो लाभ का पद माना जाएगा। अगर ये सारी बातें हैं तब क्या माना जाएगा कि लाभ का पद है, नहीं तो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। समझे आप बात? तो ये क्या है? राष्ट्रपति की योग्यताएं, निर्वाचित होने की योग्यताएं हैं
अहर्ताएं हैं। अब एक बात और साथ जुड़ी हुई हैं, क्या? राष्ट्रपति के कुछ शर्तें भी हैं। राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, जो आर्टिकल 59 में हैं। हम उस पर बात करने वाले हैं। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के पद हेतु शर्तें हैं, यानी राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त कहाँ है? अनुच्छेद 59 में है। 59 में शर्तें क्या हैं? क्या शर्त है? पहली शर्त उनके साथ ये 59 सब क्लास 1 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को किसी भी अन्य सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी सदन का सदस्य ना हो। अगर मान लो है तो, यदि हो तो राष्ट्रपति का पद जैसे ही धारण करेगा वैसे ही वह पद उसका रिक्त हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या? मान लो कि राष्ट्रपति पहले राज्यसभा का या लोकसभा का क्या रहा हो? सदस्य रहा हो, तो चाहे तो चुनाव लड़ने के पहले ही वहां से त्यागपत्र दे दे, और अगर चाहे तो ना दे। अगर मान लो नहीं देता है तो क्या, या मान लो विधानसभा में कहीं सदस्य रहा हो, विधायक रहा हो, चाहे विधायक रहा हो, चाहे एमएलए रहा हो, चाहे जो रहा हो, तो जैसे ही राष्ट्रपति का पद धारण करेगा वो वैसे ही वो पद उसका समाप्त हो जाएगा। अब वो सांसद नहीं रह जाएगा, ना विधायक रह जाएगा। समझ गए? बहुत सिंपल सी बात थी। अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, इस पर चर्चा ही पहले हो चुकी है। उसके साथ ऐसा नहीं कि आईएएस रहते हो राष्ट्रपति रह सकते हो, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद क्या? बिना किराया आवास मिलेगा, भत्ता मिलेगा, वेतन मिलेगा। अरे वेतन तो इतना है कि खुश रहें। क्या? शुरुआती दौर में वेतन 10,000 मिलता था। 1985 में हमारे राष्ट्रपति महोदय का वेतन 15,000 हो गया। 1989 में 25,000 हो गया। 98 में 50,000, 2008 में 1.5 लाख रुपए, और 2016 में प्रगति करते हुए 5 लाख रुपए है। किसका वेतन? राष्ट्रपति का। यह जो वेतन है ना, ये संसद निर्धारित करती है। वेतन भत्ता का निर्धारण संसद ही करेगी। लेकिन ये भारित कहाँ है? संचित निधि पर। भारत की संचित निधि पर है, उसी पे भारित है। दूसरी बात क्या? पदावधि के दौरान इनका वेतन भत्ता कम नहीं किया जाएगा। अगर वेतन 5 लाख है तो ये नहीं कि जब निर्वाचित हुए तो 5 लाख है, पता लगा 1 साल बाद उनका वेतन घटा के 2 लाख कर दीजिए, ये नहीं हो सकता ना। पदावधि जब तक पद पर है तो 5 लाख ही रहेगा। जो भत्ता डिसाइड किया गया वही भत्ता, उपलब्धियां, विशेषाधिकार सब दिए जाएंगे। पूरा मौज है किसका? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जब पद से मुक्त होगा, रिटायर हो जाएगा, तो उसके वेतन का 50% उसके अकाउंट में आता रहेगा। 50%। मान लो राष्ट्रपति मर गया तो उसकी पत्नी को मूल वेतन का 25% मिलता रहेगा, कोई समस्या उसे नहीं है। जीवन भर चिकित्सा की सुविधा फ्री है, चाहे जिस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं। विश्व में कहीं भी यात्रा करें, पैसा नहीं देना, फ्री। जलयान, वायुयान, जैसे मन का वैसे जाएं, फ्री है यात्रा। समझ रहे हैं उनकी? और क्या? 440 कमरों का राष्ट्रपति भवन है जिसमें वो रहता है। हाँ, 440 कमरों का। उसका आवास खाली नहीं करवाया जाएगा। जब वो पा जाएगा उसमें रूम एक बार, तो वो पड़ा रहेगा, रूम का फिक्स रहेगा। हैदराबाद में जानते क्या है? विलियम हाउस। हैदराबाद विलियम हाउस है, वहाँ उसको रहने को मिलेगा। और कहाँ? शिमला में रिट्रीट बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में भी रहने को मिलेगा उसे। राष्ट्रपति इतनी सुविधा है, शिमला में भी रह सकता है, हैदराबाद जब चाहे चला जाए। खैर दिल्ली में नहीं, उसके अलावा भी राष्ट्रपति की सुविधाएं हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा जो है चिकित्सा सेवा। और ब्लैक कलर बिना नंबर प्लेट की बुलेट प्रूफ कार होगी, नंबर प्लेट नहीं होगा। समझे? क्योंकि राष्ट्रपति को नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि शून्य का कुछ होता नहीं। लेकिन जब शून्य के आगे पीछे कोई आता है और स्थान बदलता है तो अपनी औकात बता देता है। समझ गया? रिटायर हो गए मान लो, तो बढ़िया बंगला मिलेगा। बंगलो अब कई कमरे होंगे पता नहीं, 40-50 कमरों का अच्छा बंगला पाए रिटायर होने के बाद।
जब तक हैं तब तक 440 रूम के राष्ट्रपति भवन में मौज करेंगे। हाँ, पोछा उनको ही लगाना है, पोछा लगाने के लिए है वो। फिर 5 पर्सनल स्टाफ होगा, यानी 5 लोग उनकी सेवा में हमेशा रहेंगे। रिटायर होने के बाद ही 5 लोग उनके साथ रहेंगे। 1 लाख रुपया दिया जाएगा उनके ऑफिस वर्क के लिए। रिटायर होने के बाद की बात कर रहा हूँ। कोई कार्यालय बना के अगर काम कर रहे हैं तो 1 लाख पर मंथ उनको मिलेगा, नहीं प्रतिवर्ष मिलेगा। 1 कार दे दिया जाएगा चलने के लिए, वही बुलेट प्रूफ वाली कार, लेकिन उसमें नंबर तब आ जाएगा। 2 लैंडलाइन कनेक्शन दिया जाएगा। मुफ्त में रेल, हवाई, समुद्री यात्रा, चाहे जहाँ मौज करें, रहते हुए भी आराम है, ना रहते हुए भी आराम है। ध्यान रखिएगा, पूरा जीवन आनंद ही आनंद है। दूसरा यह है कि जयपुर में जानते हैं, जयपुर में भी इनको रहने की व्यवस्था दी जाती है। बहुत सारे महल वहाँ बने हैं। मुगल गार्डन है, आप जानते होंगे, राष्ट्रपति भवन में, जो अगस्त और फरवरी तक खुला होता है। अगस्त से शुरू होगा, फरवरी तक खुला, उसके बंद हो जाएगा। मुगल गार्डन जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को खुलता है, बाकी बंद रहता है ना। मुगल गार्डन नहीं जानते हैं, जहाँ पर 250 टाइप के गुलाब हैं। आपको हम बता दें, कभी जब जाइए घूमने के लिए तो आप राष्ट्रपति भवन तक जाके देखिएगा, शहीद पथ, बहुत ही विहंगम दृश्य होता है। और जाइए इंडिया गेट, वहीं से चले जाइए, बहुत ही सुंदर है, जानिएगा। तो अब क्या मामला हुआ भाई? अब तो ये मामला आ गया राष्ट्रपति के साथ कि सब हो गया, योग्यता भी आ गई, शर्त भी आ गया, वेतन ही पता लग गया। अब हमें क्या जानना है? अब हमें जानना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है ना। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, कैसे समरूपता स्थापित होगी सभी मतदाताओं में, वो कौन लोग हैं जो मतदान करेंगे, उनके मत मूल्य क्या समान होंगे, कैसे क्या होगा, उस पर चर्चा होनी है नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा लगे जो भी सुझाव भी देना चाहें दे सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो।